Hello students, welcome back to our social science class. Students, today we'll do the last part of the chapter nationalism in India, that is sense of collective belongingness. अभी तक हमने देखा कि how Congress party, especially with the leadership of Gandhi ji, they tried to unite people by ऑर्गेनाइजिंग वेरियस मूवमेंट्स, जिसमें हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को हमने डिटेल में पढ़ा. वहीं पे हमने देखा कि इनके अलावा हाउ रेवोल्यूशनरीज वर ट्राइंग टू अटेन द इंडिपेंडेंस इन देयर ओन वे, जिसमें हमने HSRA के बारे में, भगत सिंह जी के बारे में, लाला लाजपत राय जी के बारे में, बिस्मिल जी के बारे में हमने पढ़ा, है ना. तो आज हम देखेंगे उन लोगों के बारे में जिन्होंने अपने एक अलग ही तरीके से लोगों को जोड़ने की कोशिश की, बाय स्प्रेडिंग आवर ट्रेडिशन, आवर कल्चर, आवर फोक टेल. कैसे उन्होंने लोगों को ये एहसास दिलाने की कोशिश की दैट येस दे बिलोंग टू दिस नेशन बिलोंग्स टू देम, एंड दे बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दे आर नॉट सेपरेट. देश उनसे अलग नहीं है, वो देश से अलग नहीं है. इस तरीके की फीलिंग जो है उन्होंने उसमें लाने की कोशिश की. तो लेट्स बिगिन आवर टुडेज क्लास. So as I told you that our today's topic is the sense of collective belongingness, and here you can see this is the picture of Bal Gangadhar Tilak ji, an early 20th century print. Notice, अब देखो इसमें क्या बोला गया है, notice how Tilak is surrounded by the symbols of unity. अब वो symbols of unity क्या है, आप ये कॉर्नर पे देख सकते हैं, कुछ इमेजेस दी हुई हैं यहाँ पे, है ना. तो these are the various symbols of unity. The sacred institutions of different faiths, temple, church, masjid, frame the central figure. तो ये देखो, ये सारी चीज़ें बेटा इस फिगर में बनी हुई हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे. और ये क्या दिखा रहा है कि कैसे लोगों को सिर्फ पॉलिटिकल लेवल पर ही नहीं, उनके कल्चरल, ट्रेडिशनल एंड रिलीजियस लेवल पर भी लोगों को क्या किया जाएगा, अब जोड़ने की कोशिश की जा रही थी साथ साथ. तो लेट्स सी हाउ इट इज़. Nationalism spreads when people begin to believe that they are all part of the same nation. ये हम लोग नेशनलिज्म इन यूरोप में देख चुके हैं कि जब वहाँ पे नेशन स्टेट का कंसेप्ट चल रहा था, ठीक है, हमने नेशनलिज्म इन यूरोप में देखा था. नेशन स्टेट का कंसेप्ट कैसे था कि लोगों के अंदर सबसे पहले ये लेकर आना था दैट येस यू आर द पार्ट ऑफ दिस नेशन, दिस पर्टिकुलर एरिया बिलोंग्स टू यू. तो लोगों के अंदर ये भावना जगानी थी, ये इमोशंस उनके अंदर होने चाहिए थे, ये फीलिंग होनी चाहिए थी. विच फीलिंग ऑफ लव फॉर द नेशन. अब उसको पॉलिटिकल लेवल तो अपने तरीके से पॉलिटिकल लीडर्स उसको करने की कोशिश कर रहे थे, लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, बट इट वॉज डन इन सम अदर वे ऑल्सो. हाउ? बाय जॉइनिंग ऑन द बेसिस ऑफ कल्चरल प्रोसेस. कैसे? थ्रू विच नेशनलिज्म कैप्चर्ड पीपल्स इमेजिनेशन, ताकि वो लोगों के दिल दिमाग पे असर डाले कि येस दिस इज़ योर कंट्री, दिस इज़ योर नेशन, यू हैव टू वर्क फॉर देम, यू हैव टू लिव फॉर देम, यू हैव टू लव योर नेशन. सो दिस फीलिंग वॉज टू बी अराउज्ड अमंग द पीपल. हिस्ट्री एंड फिक्शन, folklore and songs, popular prints and symbols all played a part of making of nationalism. तो इन सब चीज़ों ने अपने देश का इतिहास लोगों को बताना. अब जैसे हम लोग जनरली क्या होता है, इंडिपेंडेंस डे होता है, रिपब्लिक डे होता है, उस समय आपको अपने देश के इतिहास के बारे में ना बड़ा न्यूज़ में, टीवी में, न्यूज़पेपर्स में, हर जगह बताया जाता है, और सुन के बड़ी एक अलग ही फीलिंग हम सब में आती है. नो डाउट वी ऑल लव आवर नेशन, लेकिन जब कोई अपने देश की, हमारे देश का वो जो इतनी अच्छा लोगों ने हमारे देश के लिए जो जान दी हैं, रेवोल्यूशनरीज ने जो जान दी हैं, अपनी फांसी पर चढ़े भगत सिंह जी के बारे में हम सुनते हैं, ठीक है, हम जब देशभक्ति के गाने सुनते हैं तो एक अलग जोश हम लोगों के अंदर भर जाता है. तो ऐसा ही उस समय भी लोगों ने ये तरीके अपनाए. दे ट्राई टू जॉइन द पीपल बाय टेलिंग देयर ग्लोरियस पास्ट. अगर अंग्रेज़ों के आने से पहले की बात करें ना, तो इंडिया में बेटा लोगों की लिविंग सिंपल थी, बट दे वर वेरी प्रॉस्पेरस, ठीक है, उनका कल्चर बहुत अच्छा था, दे वर वेरी प्रॉस्पेरस. हमारे देश को सोने की चिड़िया बोला जाता था. लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने क्या एहसास दिलवाया लोगों को, दैट यू आर पुअर, यू आर इनकैपेबल,
इनकैपेबल ऑफ व्हाट? यू आर इनकैपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। तुम लोग अपना ध्यान खुद नहीं रख सकते, इसलिए तुम्हारा ध्यान हम रखेंगे। तुम अपना देश नहीं चला सकते, इसलिए तुम्हारा देश हम चलाएंगे। तुम अपनी सरकार नहीं बना सकते, इसलिए तुम्हारे ऊपर सरकार बन के हम बैठेंगे। ऐसी बातें कर करके उन्होंने यही बातें लोगों के दिमाग में डाल दी। अब लोगों के दिमाग से ये बातें निकालनी भी तो थी, तो कैसे निकाली? लोगों को उनका इतिहास दोबारा से याद दिला के। ठीक है, तो इस तरीके से भी जो है लोगों को साथ में जोड़ने की कोशिश की गई। द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन, एज यू नो, हमने अब देखो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था बेटा जर्मानिया के बारे में, मैरियाना के बारे में, है ना, जो एलेगरीज यूज़ की थी, जो कि उस कंट्री को सिंबलाइज करती थी, एंड दोज वर दी फीमेल फिगर। ऐसे ही फीमेल फिगर इंडिया में भी यूज़ की गई। वाई? बिकॉज दिस हेल्प क्रिएट्स एन इमेज विद विच पीपल कैन आइडेंटिफाई द नेशन। जैसे जर्मानिया से लोगों को पता चलता था, उनके अंदर क्या फीलिंग आती थी, ये जर्मनी है ना। मैरियाना से ये वो एक फ्रांस को रिप्रेजेंट कर रहा था। ऐसे ही भारत में क्या किया गया, भारत माता, हम सब आज भी जो है भारत माता की जय बोलते हैं, है ना। तो भारत माता के नाम से एक ऐसे ही फीमेल फिगर तैयार की गई, और वो देखकर लोगों को क्या लगता था कि हाँ ये हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रही है, और लोग उससे जुड़ा हुआ जो है फील करते थे। अभी ये कंसेप्ट आया कैसे? इट वॉज इन द 20th century with the growth of nationalism that the identity of India came to be visually associated with the image of भारत माता। देखो फ्रांस में क्या हुआ था, फ्रांस में फादरलैंड का कंसेप्ट था। कंपैरिजन करना बेटा, फ्रांस में क्या कंसेप्ट था, फादरलैंड, लेकिन इंडिया में क्या है, उसको मदरलैंड के कंसेप्ट के नाम से जोड़ा गया। ठीक है, फ्रांस में था फादरलैंड, लेकिन इंडिया में उसी को मदरलैंड के कंसेप्ट से जोड़ा गया। अब ये भारत माता की इमेज बनाई किसने? द इमेज वॉज फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बेटा ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कीप अंडरलाइनिंग इट इन योर बुक। आई होप आप सब लोग अपने साथ लेकर बैठे होंगे। सो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने जो है फर्स्ट टाइम, जो फर्स्ट इमेज थी भारत माता की, उन्होंने बनाई। उसके बाद इन 1870s, नॉट 1870, जब 70 के पीछे एस लग गया बेटा, उसका मतलब है 71, 72, 73 कुछ भी हो सकता है, यानी 70 की सीरीज़ में, ओके, 70 के डिकेड में। सो इन 1870s ही रोट वंदे मातरम। वंदे मातरम भी किसने लिखा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। पहली भारत माता की इमेज भी किसने बनाई? बंकिम चंद्र जी ने। एज अ हिम टू बी मदरलैंड, और हम सब जो है आज उस वंदे मातरम को, दैट इज़ अ नेशनल सॉन्ग, और उस समय आज़ादी के लिए जब लोग स्ट्रगल कर रहे थे उस समय इसको बहुत गाया गया। ठीक है, और इसीलिए जो है आज ये हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान नहीं है। राष्ट्रीय गान हमारा जन गण मन है, तो ये हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है। लेटर इट वॉज इंक्लूडेड इन हिज नोवेल आनंद मठ। फिर उन्होंने एक नॉवेल लिखा आनंद मठ, और उसमें भी जो है उन्होंने भारत माता और वंदे मातरम का कंसेप्ट उन्होंने उसमें भी डाला। एंड वाइडली संग ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल। बंगाल में जब स्वदेशी मूवमेंट चला तो वहाँ पर वंदे मातरम को जो है आज़ादी के गीत का एक सिंबल मानकर इसको लोगों ने बहुत गाया। तो क्या होता था, अभी आज भी क्या होता है, आज़ादी, इंडिपेंडेंस डे पर, रिपब्लिक डे पर हम लोग आज़ादी के गाने सुनते हैं तो हम लोग के अंदर एक अलग ही एनर्जी होती है, एक अलग ही फीलिंग होती है। हम लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली जो है अपने आप को क्लोज समझते हैं अपने देश के। ऐसा ही उस समय लोगों के अंदर वो फीलिंग आती थी बेटा, ये इस तरीके के देशभक्ति के गाने सुन के। मूव्ड बाय द स्वदेशी मूवमेंट, अवनिंद्रनाथ टैगोर पेंटेड एज फेमस इमेज ऑफ भारत माता। तो उसी स्वदेशी मूवमेंट के दौरान अवनिंद्रनाथ टैगोर जी ने भी क्या किया, भारत माता की एक इमेज बनाई। वो इमेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। दिस इज़ द इमेज ऑफ भारत माता दैट वाज क्रिएटेड बाय दैट वाज पेंटेड बाय अवनिंद्रनाथ टैगोर। और इसमें देखेंगे है क्या, एक तरीके से अगर आप इस इमेज को देखेंगे, इट इज़ अ इमेज ऑफ अ सन्यासिनी, है ना, बड़ी रिलीजियस टाइप हमें ये इमेज लग रही है। बॉक्स में पढ़ेंगे इमेज के नीचे, नोटिस दैट द मदर फिगर हेयर इज शोन एज डिस्पेंसिंग लर्निंग, फूड, क्लोथिंग,
The mala in one hand emphasizes her ascetic quality. Abanindranath Tagore, like Ravi Verma before him, tried to develop a style of painting that could be seen as truly Indian. वो एक ऐसी इमेज बनाना चाहते थे जो कि एक इंडियन कल्चर को डिनोट करे. तो देखो आप देखेंगे इनके अलग अलग हाथों में अलग अलग चीज़ें हैं. माला है जो हमारे रिलीजियस को शो कर रही है, तो कि एक मदरलैंड के रूप में जो है भारत को दिखा रहा है कि वो हमें अनाज भी दे रही है, उसी से हमारा सोर्स ऑफ इनकम है. यहीं पर जो है हमारे धार्मिक गुरु कितने हुए. तो इस तरीके से लोगों को क्या किया जा रहा है, इसके साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है. इन दिस पेंटिंग भारत माता इज पोर्ट्रेट एज एसेटिक फिगर. एसेटिक फिगर मीन्स एज अ रिलीजियस फिगर. शी इज़ काम कंपोज. अब बेटा ये क्वेश्चन आ जाता है आपका, टू इलस्ट्रेट द फिगर दैट इज़ पेंटेड बाय अवनींद्रनाथ टैगोर. तो उसमें आप ये सारी चीज़ें लिखेंगे कि वो पेंटिंग कैसी है, कैसा उसमें भारत माता को डिनोट किया गया है. काम, कंपोज्ड, डिवाइन, स्पिरिचुअल, ये सारी चीज़ें जो है इनके हाथों में जो अलग अलग चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों को वो रिप्रेजेंट कर रही हैं. इन सब्सिक्वेंट ईयर्स द इमेज ऑफ भारत माता एक्वायर्ड मैनी डिफरेंट फॉर्म्स. नो डाउट जैसे जैसे हमारा जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल था आगे बढ़ता रहा, हमारा जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट आगे बढ़ता रहा, वैसे वैसे जो भारत माता की इमेज थी वो क्या होती रही, चेंज होती रही. आपको याद होगा जैसे जर्मानिया और मैरियाना में हमने देखा था, उनकी भी अलग, किसी में उनके हेड पे एक ऑलिव लीफ का जो है क्राउन था, कहीं पे उनके हाथ में तलवार थी. तो इसी तरीके से जो भारत माता की इमेज थी ना बेटा, वो भी क्या होने लगी, समय के साथ बदलने लगी. जैसे एक चैलेंजिंग फॉर्म में भारत माता की ऐसी इमेज भी सामने आई कि उनके हाथ में तलवार है, जो ये शो कर रही थी कि अगर हम लोग शांत रह सकते हैं, काम रह सकते हैं, तो हम अपने अधिकारों के लिए क्या कर सकते हैं, लड़ भी सकते हैं. सो इस तरीके से चेंजेस टुक प्लेस एज इट सर्कुलेटेड इन पॉपुलर प्रिंट्स एंड वॉज पेंटेड बाय डिफरेंट आर्टिस्ट. अलग अलग आर्टिस्ट ने अपने अपने तरीके से फिर उस भारत माता की इमेज को क्या किया, डेवलप किया. डिवोशन टू दिस मदर फिगर केम टू बी सीन एज एविडेंस ऑफ वन नेशनलिज्म. और जैसे जैसे लोग इस आज़ादी के संग्राम के साथ, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के साथ जुड़ते चले गए, वैसे ही भारत माता की इमेज बदलती चली गई और लोगों के अंदर अब मन में, दिल दिमाग में एक इमेज बैठ गई. किसकी, अपने देश की. अभी तक उनके लिए देश क्या था, उन्होंने अब एक ह्यूमन फिगर अपने देश को दे दी, दैट इज़ भारत माता. और जब भी भारत माता की बात आती थी तो लोग अब अपने आप को उस देश से जुड़ा हुआ महसूस करने लगे. Ideas of nationalism also developed through a movement to revive Indian folklore. In late 19th century, Indian nationalists began recording folk tales sung by bards and they toured villages to gather folk songs and legends. अब क्या हुआ, अब लोग जो हमारी पुरानी कहानियाँ थी, जो हमारे ग्लोरियस पार्ट को दिखाती हैं कि हमारे देश में देखो, अब कहते हैं ना कि ज़ीरो की शुरुआत कहाँ से हुई. आर्यभट्ट जैसे जो मेन मैथमेटिशियन थे, कहाँ हुए, वो भारत में हुए. तो कितना अच्छा जो है हमारे देश का इतिहास था. लेकिन ब्रिटिशर्स ने आके हमारे दिमाग में ऐसी बातें डाल दी कि वी आर गुड फॉर नथिंग, हम कुछ कर ही नहीं सकते, हम बिल्कुल नालायक हैं. ऐसी बातें हमारे दिमाग में भरती थी और इसलिए हम हर चीज़ के लिए उन पर डिपेंड हो गए थे. लेकिन क्या किया, जो लोग थे, जो नेशनल मूवमेंट में एज अ लीडर वो सामने आए, तो उन्होंने अब क्या करना, राइटर्स ने क्या करना शुरू किया, जो पुराने हमारी फोक टेल्स थी उनको इकट्ठा करना शुरू किया. अपनी न्यू बुक्स जो है उन्होंने कंपोज करनी शुरू कर दी. उन कहानियों को लोगों तक पहुंचाया, हमारे ग्लोरियस पास्ट को जो है लोगों तक पहुंचाया, गानों के थ्रू, कहानियों के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू. जो तरीका उनको मिला उस तरीके से हमारे ट्रेडिशन को, हमारे कल्चर को जो है लोगों तक पहुंचाया गया. क्यों? क्योंकि हमारा ये ट्रेडिशन, हमारा ये कल्चर, हमारी सभ्यता, ये सारी डैमेज हो चुकी थी. किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द आउटसाइड फोर्सेस. वो आउटसाइड फोर्सेस क्या थी? ब्रिटिशर्स. उन्होंने हमारे ट्रेडिशन, हमारे कल्चर को तो ख़त्म कर दिया था, अपने कल्चर को वो लोग फैलाते जा रहे थे. सो नाउ इट वॉज इसेंशियल मीन्स इम्पॉर्टेंट टू प्रिजर्व आवर ट्रेडिशन इन ऑर्डर टू डिस्कवर वंस नेशनल आइडेंटिटी. तो इसलिए लोगों को अब दोबारा से अपने कल्चर, ट्रेडिशन, रिचुअल, स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, इन सब चीज़ों से लोगों को फिर से जोड़ना बहुत ज़्यादा
ज़रूरी था। लोगों के अंदर ये एक एहसास दिलाना ज़रूरी था कि यस दे आर, जैसे अंग्रेज कहते हैं कि दे आर नॉट गुड फॉर नथिंग, तो दे आर बेस्ट, दे वर बेस्ट, दे आर बेस्ट एंड दे विल बी बेस्ट। वो प्राउड फीलिंग उनके मन में डालनी ज़रूरी थी, तो इसके लिए उन्होंने ये तरीका अपनाया। इन बंगाल, रविंद्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ बिगेन कलेक्टिंग बैलेड्स, नर्सरी राइम्स एंड मिथ्स एंड लेड द मूवमेंट फॉर फॉक। तो उन्होंने भी रविंद्रनाथ, ऊपर बेटा अवनिंद्रनाथ टैगोर थे, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी क्या करना शुरू किया, इसी तरीके से जो बहादुरी के गीत थे, बहादुरी के किस्से थे पुराने लोगों के, जो भी अच्छी चीज़ें हमारे देश में हुई उनसे जुड़ी हुई जो कविताएं थी, जो गीत थे, संगीत थे, उन सबको क्या करना उन्होंने, कहानियाँ थी, उनको उन्होंने इकट्ठा करना शुरू किया ताकि उनको इकट्ठा करके लोगों तक पहुंचाया जा सके। इन मद्रास, नतेशा शास्त्री पब्लिश अ मैसिव 4 वॉल्यूम कलेक्शन ऑफ तमिल फोक टेल्स। 4 वॉल्यूम मतलब 4 किताबें उन्होंने लिखी। द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया, जिसमें कि उन्होंने साउथ इंडिया के कल्चर को पूरा उसमें उन्होंने ग्लोरीफाई किया। ही बिलीव्ड, और नेम क्या है देखेंगे बेटा, नतेशा शास्त्री। अभी क्वेश्चन आ सकता है कि तमिल फोक टेल की कलेक्शन किसने तैयार की थी, तो वो मद्रास में जो है नतेशा शास्त्री जी ने तैयार की थी। ही बिलीव दैट फोकलोर वाज नेशनल लिटरेचर, इट वाज द मोस्ट ट्रस्टवर्दी मैनिफेस्टेशन ऑफ पीपल्स रियल थॉट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। कि ये जो फोकलोर्स हैं, फोक टेल्स हैं, जो हमारे पुराने जो गीत संगीत हैं, उनसे क्या उनसे हमें अपने जो रियल, जो हम एक्चुअल में थे, जो हमारी सच्चाई है, वो हमारे सामने आती है। As the national movement developed, nationalist leaders became more and more aware of such icons. तो जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ता रहा, नेशनल मूवमेंट्स आगे और ज़्यादा होते रहे, तो अब पॉलिटिकल लीडर्स के माइंड में, प्लस जो दूसरे जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे, उनके माइंड में आया कि दिस इज़ रियली अ वेरी गुड वे टू जॉइन पीपल। जैसे भारत माता के साथ लोग अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करने लगे जब वो उन्होंने अपना ग्लोरियस पास्ट उन्होंने सुना, पोएम्स सुनी, सॉन्ग्स सुने पैट्रियोटिक, तो लोगों के अंदर एक अलग ही एनर्जी जो है जनरेट होने लगी, है ना। लोग यूनाइट होने लगे, जुड़ने लगे एक दूसरे के साथ। जो भेदभाव थे सोसाइटी में वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगे। तो उनको लगा कि हमें ऐसे ही नेशनल आइकन्स मतलब बेटा नेशनल सिंबल्स हमें और भी बनाने पड़ेंगे, जिससे कि जो नेशनलिज्म की फीलिंग है लोगों के अंदर और ज़्यादा वो बढ़ा सकें। तो अब नेक्स्ट स्टेप उन्होंने क्या बताया, ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल। देखो बेटा, बंगाली स्वदेशी मूवमेंट में ही वंदे मातरम फेमस हुआ, और अब बंगाल के स्वदेशी मूवमेंट में क्या बनाया गया, हमारा जो तिरंगा झंडा है, ट्राई कलर फ्लैग। लेकिन वो ये वाला फ्लैग नहीं है जो आज हम लोग अपने देश का राष्ट्रीय झंडा बोलते हैं। उस समय कलर कौन कौन से थे, रेड, ग्रीन एंड येलो। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारा जो फर्स्ट ट्राई कलर फ्लैग बनाया गया था उसमें कौन कौन से 3 रंग थे, तो उसमें अब ये ऑरेंज, वाइट और ग्रीन मत लिख कर आना, सैफरन, वाइट और ग्रीन मत लिखना। दोज 3 कलर्स वर रेड, ग्रीन एंड येलो। तो एक झंडा जो है ऐसे तैयार किया गया, नेशनल फ्लैग तैयार किया गया, विच वॉज द सिंबल ऑफ द नेशन। ओके, इट हैड 8 लोटसेस representing 8 provinces of British India and a crescent moon representing Hindus and Muslims. By 1921 गांधी जी had designed the स्वराज फ्लैग। तो देखो, जो वो झंडा था जिसमें रेड, ग्रीन और येलो कलर का जो फ्लैग तैयार किया गया था, उसमें 8 कमल के फूल थे। वो 8 कमल के फूल किसको रिप्रेजेंट कर रखे थे, उन लोगों के लिए थे जहाँ पे कि ब्रिटिश राज था। देखो, ब्रिटिशर्स बेटा पूरे भारत में नहीं थे, कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में जो है उनका शासन था, लेकिन बाकी भारत पर उन्होंने वहाँ के राजा महाराजाओं के साथ मिलकर कब्जा किया हुआ था। ठीक है, तो वो जो 8 लोटसेस थे वो 8 ब्रिटिश प्रोविंसेस को क्या कर रहे थे, डिनोट कर रहे थे। उसके बाद उसमें एक आधा चांद था। ऐसे आधा चांद किसका सिंबल है, ये मुस्लिम्स का है ना। तो वो मुस्लिम, इससे क्या था, देखो एक झंडा जो सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, हिंदू, मुस्लिम, वो लोग जो अभी ब्रिटिश एरिया में रह रहे हैं, उन सबको साथ में जोड़ने का ये एक तरीका था। उसके बाद गांधी जी ने 1921 में क्या किया, एक नया झंडा बनाया जिसको स्वराज फ्लैग उन्होंने एक बनाया।
इट वॉज अगेन अ ट्राई कलर, वो भी क्या था, वो भी 3 रंग का था, बट इसके 3 रंग कौन कौन से थे, रेड, ग्रीन और वाइट। तो देखो अब आपके पास जो पहला क्वेश्चन है कि जो फर्स्ट ट्राई कलर फ्लैग बना उसमें कौन कौन से कलर थे, रेड, ग्रीन एंड येलो। लेकिन जो नेक्स्ट बनाया गांधी जी ने, जो स्वराज फ्लैग बनाया, उसमें 3 कलर कौन कौन से थे, रेड, ग्रीन, ये तो सेम है, लेकिन येलो को रिप्लेस करके कौन सा कलर आ गया था, वाइट कलर। दूसरी चीज़ क्या थी, इट हैड अ स्पिनिंग व्हील इन द सेंटर, चरखा होता है ना, तो इस झंडे में बीच में क्या था, गांधी जी ने जो झंडा बनाया था, नेशनल फ्लैग जो बनाया था, उसके बीच में उन्होंने चरखा बनाया था। वो चरखा किस चीज़ के को रिप्रेजेंट कर रहा था, रिप्रेजेंटिंग द गांधीयन आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प। ठीक है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि वी हैव टू वर्क फॉर आवर सेल्फ हेल्प को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा था। कैरिंग द फ्लैग, होल्डिंग इट अलोफ्ट ड्यूरिंग मार्चेस बिकेम अ सिंबल ऑफ डेफियंस। तो इस तरीके से अब जहाँ भी नेशनल मूवमेंट्स होते थे, नेशनल स्ट्रगल होते थे, तो वहाँ पर लोग अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते थे, उन आज़ादी के लिए जो मूवमेंट होते थे उसमें अपने देश के नाम पर, अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए वो झंडा लेकर चलते थे। आज भी क्या होता है, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे जब आता है तो हम अपने तिरंगे झंडे को लहराते हैं, है ना, क्यों, क्योंकि वो हमारे देश की एक तरीके से क्या है, ग्लोरी है, रिस्पेक्ट है। तो उस समय लोग भी ऐसा ही करते थे। Another means of creating feeling of nationalism was through reinterpretation of history। तो अब अगला तरीका क्या था, अपनी हिस्ट्री को दोबारा, अपने इतिहास को दोबारा से लोगों के सामने खुलकर लेकर आना। By the end of 19th century, many Indians began feeling that to instill a sense of pride in the nation, Indian history had to be thought about differently। The British saw Indian as backward and primitive। देखो ये चीज़ मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि अभी तक वो क्या कर रहे थे, पोएम्स, ट्रेडिशंस एंड सॉन्ग्स के थ्रू वो हमारे रिचुअल्स को सामने ला रहे थे, हमारे ट्रेडिशन को सामने ला रहे थे। लेकिन अब जो एक और तरीका उन्होंने अपनाया, वो तरीका क्या था कि हमारा जो इतना ग्लोरियस पास्ट है उसको भी लोगों के सामने लेके आए। हमारे देश में भी देखो कितने सारे लोग, ऐसे महान लोग हमारे देश में हुए जिन्होंने कि पूरे वर्ल्ड में ज्ञान को फैलाया। तो उन लोगों के बारे में अब लोगों को बताना था, हमारे देश के उस इतिहास के बारे में लोगों को बताना था। क्यों, क्योंकि इंडियंस ने क्या कर दिया था, इंडियंस ने हमारे माइंड में क्या डाल दिया था, दैट वी आर प्रिमिटिव, हम पिछड़े हुए हैं, इनकैपेबल ऑफ गवर्निंग, हम अपना शासन खुद नहीं कर सकते। इन रिस्पॉन्स इंडियन बिगेन लुकिंग ऑन टू द पास्ट टू डिस्कवर इंडियाज़ ग्रेट अचीवमेंट्स। तो अब इतिहास में हमारे देश में जो कुछ भी अच्छा हुआ था, देखो हमारे देश का आर्किटेक्चर कितना महान है, तो वो जो इतने अच्छे अच्छे मंदिर, बिल्डिंग्स जो बनाने वाले लोग थे वो कौन थे, भारतीय थे। तो वो कला हमारे अंदर है, वो ब्रिटिशर्स ने आके नहीं बनाई थी। मैथमेटिक्स में जो हमारी अचीवमेंट थी वो ब्रिटिशर्स नहीं लेकर आए थे, वो हमारे अपने थे। आर्यभट्ट जी हमारे देश के थे, वो ब्रिटिशर्स नहीं थे। रिलीजन, कल्चर, लॉ, फिलॉसफी, क्राफ्ट, ट्रेड, इन सब चीज़ों में हमारे देश में ने जो भी अचीवमेंट्स हुई थी पास्ट में, उन सबको इकट्ठा किया गया, उन सब के बारे में जो है लोगों को दोबारा से बताया जाने लगा। दिस ग्लोरियस टाइम इन द व्यू वॉज फॉलोड बाय अ हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन। लेकिन वो क्या होता जा रहा था, धीरे धीरे ये चीज़ें ख़त्म हो रही थी। क्यों, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमें इन चीज़ों में बिल्कुल पछाड़ दिया था मीन्स टू से उन्होंने हमारे दिमाग में डाल दिया था कि हम लोग अब कुछ भी अपने आप नहीं कर सकते। These nationalist histories urge the readers to take pride in India's great achievement in the past and struggle to change the miserable condition of life under British rule। तो इससे अपने इस ग्लोरियस पास्ट को, अपनी इन अचीवमेंट्स को अलग अलग फील्ड में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में इंडियंस को बहुत समय पहले से पता था, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जब लोगों को बताया गया तो लोगों के अंदर एक अलग ही एनर्जी आई, लोगों के अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आया, एंड नाउ एक फीलिंग उनके अंदर आई कि नाउ दे हैव टू टेक देमसेल्व्स आउट ऑफ द मिजरेबल कंडीशंस विच वर देयर बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश रूल। तो इस तरीके से जो अलग अलग स्टेप्स उठाए गए, कल्चरली, ट्रेडिशनली, रिलीजियसली, हिस्टोरिकली, ठीक है, तो इसमें क्या किया गया, इसने लोगों को जोड़ा
These efforts to unify people were not without problems. No doubt प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ी होंगी, ऐसा तो नहीं है हम अपने एक नॉर्मल सा हम अपने लाइफ में कोई गोल लेकर चलते हैं तो उसमें भी हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो प्रॉब्लम्स तब भी आई होंगी, वो तो एक बहुत बड़ा मूवमेंट था, देश को आज़ाद करवाना था. When the past being glorified was Hindu, when the images celebrated were drawn from Hindu iconography, then people of other communities felt left out. अब वही हुआ कि देखो एक चीज़ तो बेटा सच्चाई है कि हमारे देश में जो हिंदूज़ हैं वो मेजॉरिटी में हैं, तो जो भी अब हिस्टोरिकली जो चीज़ें सामने आई तो उसमें हिंदू ट्रेडिशन जो था वो ज़्यादा उभर के सामने आया. जब एस्ट्रोनॉमी की बात हुई उसमें भी जो है हिंदूज़ के जो कंसेप्ट थे वो ज़्यादा उभर के सामने आए. तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो फेस की कि लोगों को लगने लगा कि यहाँ पे तो सिर्फ हिंदुओं के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए जो अदर कम्युनिटीज़ थी जिसमें बेसिकली अगर हम लोग बात करें मुस्लिम्स की, वो अपने आप को थोड़ा अलग महसूस करने लगे. ठीक है, तो उनको भी साथ में जोड़ा, लेकिन वो अपने आप को अलग महसूस करने लगे कि नहीं यहाँ पर तो सिर्फ हिंदुओं की बात हो रही है, हिंदू डोमिनेंस के बारे में बात हो रही है. तो ये जो एक डिफरेंस क्रिएट हुआ बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, उस चीज़ से क्या रिज़ल्ट हुआ वो आप सब भी जानते हैं कि क्या रिज़ल्ट रहा है ना. क्या रिज़ल्ट था उसका बता सकते हो? तो वो रिज़ल्ट जो भी रहा हिंदू एंड मुस्लिम्स के बीच में इस बढ़ते हुए डिस्प्यूट्स का, वो रिज़ल्ट आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे. ठीक है, आई होप कि आप सबको वो फाइनल रिज़ल्ट पता होगा. ठीक है बेटा. सो हेयर आवर टुडे दिस चैप्टर इज़ फिनिश, दैट इज़ नेशनलिज्म इन इंडिया. इसमें हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सॉल्ट मार्च, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, गांधी इरविन पैक्ट, पूना पैक्ट, गांधी और अंबेडकर जी के बीच में जो डिस्प्यूट चला, उन सब के बारे में हमने पढ़ा. लेकिन फिर भी इन सभी चीज़ों से बाहर निकल के हमने जो है क्या किया, उस समय पॉलिटिकल लीडर्स ने लोगों को जोड़ने की कोशिश की, लोग जुड़े भी, और फाइनली हुआ क्या, इन 1947 on 15 August we finally got our independence from the British rule. Okay beta, so now our chapter is finished. I hope that it's clear to you all. I'm telling you from the beginning of the session that don't forget to frame short internal questions yourself. Okay beta, so read the chapter carefully. If you find any kind of problem, you can ask me. Till then, all of you take care and have a good day.